हम लोग गवर्नेंस 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 में हम लोग बहुत आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, कैग। ओके ठीक है, कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके अब हम लोग देखेंगे कि करंट के कैग कौन है। तो संजय मूर्ति हैं। ठीक है, ठीक है जो 1989 के आईएएस ऑफिसर हैं। और ओथ किन के द्वारा दिया जाता है? बाय प्रेसिडेंट। करंट की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या इन्फॉर्मेशन मिला कि जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो कोई आईएएस या आईएएस होते हैं। ठीक है, आईएएस मतलब इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज। ठीक है, और अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। सो हमने कैग कहाँ से लिया, कहाँ से अडॉप्ट किया ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो हमने यूके से अडॉप्ट किया। ठीक है, तो यूके में जो कैग है वो कैग है। ठीक है, उनका फंक्शन है कंट्रोलर एंड ऑडिट करना। ठीक है, उनका जो कैग है वो मेंबर है किसका? हाउस ऑफ कॉमन्स का। ठीक है, यूके में। लेकिन इंडिया में क्या है? इंडिया में कैग नहीं है, ओनली एजी है। ठीक है, इंडिया के पास कंट्रोलर फंक्शन नहीं है। ठीक है, ओनली ऑडिट करने का है। सो कंट्रोलिंग मीन्स होता क्या है? कंट्रोलिंग जिसकी परमिशन की जरूरत होती है। ठीक है, टू अलॉट और विदड्रॉ फंड्स। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग ऑफिसर। ये पावर लोकसभा के पास है। ठीक है, कैग के पास नहीं है, इसीलिए इंडिया में सिर्फ एजी है। ठीक, कैग लीड्स द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया में सबसे सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है कैग। पूरे इंडिया में एक ही कैग होता है। ठीक है, कैग ऑडिट करता है। क्या ऑडिट करता है? ऑल गवर्नमेंट, जितना भी हिसाब किताब है गवर्नमेंट का, सब। ठीक है, इसको हम लोग क्या टर्म करते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ये एक फोर्थ ब्रांच इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, नज़र रखने का काम करता है। ठीक, किस पे? पीपल्स मनी पे। सारा चीज़ जितना भी इन्वेस्टेड है मार्केट में या फिर शेयर्स में या फिर स्टॉक्स में या फिर गवर्नमेंट होल्डिंग्स में या सिक्योरिटीज़ में, सब के पास रखता है। हाँ, वो क्या है? पीपल्स मनी है। तो उस पे नज़र रखने का काम करता है। BR अम्बेडकर साहब ने इनको क्या बोला? कैग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिस। ठीक है, ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, who is going to see the expenses voted by parliament are not exceeded or varied from what has been laid down by the parliament in the appreciation act. in short इसको क्या बोलते हैं? चेक्स एंड बैलेंसेस रखने का काम करता है। ठीक है, ठीक है, हम लोग देखेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है, ठीक है, the CAG is the institution through which the accountability of the government and other public authorities, all those who spend public funds, ठीक है, जहाँ भी पब्लिक का फंड यूज होता है वो सब कैग की निगरानी के अंडर आता है। टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड थ्रू देम टू द पीपल इज इंश्योर्ड। अकाउंटेबिलिटी इज नॉट द सेम थिंग एज अकाउंटिंग, दो द लेटर मे बी अ पार्ट ऑफ द फॉर्मर। ये इसका पार्ट हो सकता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी को हम लोग अकाउंटिंग के रूप में नहीं लेते, सिर्फ अकाउंटिंग का काम नहीं है। ठीक है, द वर्ड अकाउंटेबिलिटी रियली मीन्स answerability. ठीक है, वी आर ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल answerability. ठीक है, the executive is answerable to the parliament and to the people for all its decision, but that answerability is enforced through the CAG where it involves finances and accounts. ठीक है, so हम लोग जानते हैं एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब क्या? पीपल। ठीक है, सो कैग के लिए है कौन कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 148 से लेके आर्टिकल 151 तक। ठीक है, आर्टिकल 148 में क्या बोला गया है? देयर शैल बी अ कैग, मतलब कंपल्शन है कि कंट्री में कैग का होना जरूरी है। ठीक है, there shall be a CAG of India who shall be appointed by the President by warrant under his hand
and seat and shall only be removed from office like manner and on like grounds as a जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको रिमूव किया जाता है, उन सेम ग्राउंड्स पे कैग को भी रिमूव करने का प्रोसीजर है. और ये दिया किस में है? थर्ड शेड्यूल में. ठीक है, इनका जो ओथ है वो दिया है थर्ड शेड्यूल में. इनका ओथ क्या है? ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, और क्या है एडिशनली? वी विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज. इनका काम क्या है? टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज. ठीक है. मिनिस्टर्स का एक्स्ट्रा ओथ ऑफ सीक्रेसी. मिनिस्टर्स का जो ओथ होता है उसमें एक एक्स्ट्रा ओथ होता है इन दोनों के अलावा, ओथ ऑफ सीक्रेसी. ठीक है. So, अगर हम लोग को कहीं लिखना पड़े कि कैग क्या है, सो इफ द कैग वेयर merely an auditor, why should Dr. B.R. Ambedkar during the debates in the Constituent Assembly describe the CAG as the most important functionary in the Constitution? क्यों बोला जाता है? इतना important क्यों है CAG? ठीक है, more important than even the judiciary. Again, if CAG was meant to be merely an auditor, why did the Constitution prescribe for this functionary an oath identical to Chief Justice and judges of Supreme Court, including the words, I will uphold the Constitution and the laws, while a minister of the Union swears or solemnly affirms only that he will act in accordance with the Constitution. ठीक है. कि मतलब ये इतना वैल्यू क्यों, इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन क्यों? इवन जो मिनिस्टर होते हैं उनको जो ओथ दिलाया जाता है उसमें वो स्वेर करते हैं कि दे एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो उनके अकॉर्डिंग काम करेंगे. लेकिन कैग का ओथ क्या होता है? आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज. ठीक है. Those who try to belittle the importance of the institution and limit its function must really ask themselves these two crucial questions. So, जो कैग का ऑफिस है वो बहुत ही वाइटल ऑफिस है. उनका काम बहुत ही एडवर्सियल है. ठीक है. यू ऑलवेज हैव टू टेक अ साइड. ठीक है, उसमें बायस नहीं हो सकते. Audit has an adversarial function in any situation, whether it's a private or public or government or whatever it is. It has an adversarial function. We are now going to praise government policies in an adversarial function. What is the purpose of audit? To look into actions taken and try to ensure that the actions that have been taken as per the rules and procedures. वो रूल्स और प्रोसीड्योर्स के बेस पे जो एक्शन लिया गया है, डिसीजंस लिए गए हैं, वो सही है या नहीं, ये चेक करने का काम कैग का है, जो कि बहुत ही एडवर्सियल वर्क है. ठीक है. अब हम लोग देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर हम लोग जैसे कैग का जो रिपोर्ट बनता है वो एक फाइनेंशियल ईयर पे बेस होता है. ठीक है. तो फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक रहता है? 1 अप्रैल 2024 जैसे इस साल का, सो 31 मार्च 2025 तक का. ठीक है, ये एक फाइनेंशियल ईयर होता है. सो नो ग्रांट ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया कैन बी मेड विदाउट ड्यू अप्रोप्रिएशन बाय द लोकसभा. फंड रेज करने का, फंड का डिमांड करने का पावर, अलॉट करने का पावर किसके पास है? लोकसभा का. ठीक है. अब गवर्नमेंट को अगर जो उसके स्पेंडिंग है या जो एक्सपेंडिचर है वो किससे मांगेगी? पार्लियामेंट से. पार्लियामेंट में लोकसभा से. ठीक है. सो लोकसभा को बोलेगी प्लीज ग्रांट अस फंड. तो इसको क्या बोलते हैं? डिमांड ऑफ ग्रांट्स. ठीक है. सो पार्लियामेंट पूछेगी कि क्यों, मतलब इतने पैसे क्यों चाहिए, जो भी उन्होंने डिमांड रेज की है, तो उनको रीज़न देना पड़ेगा कि इस काम के लिए हमको चाहिए. तो अगर सेटिस्फाइड तो दिया जाएगा. ठीक है. सो कैग, इसमें बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि कैग इज़ नॉट द फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. ठीक है. जैसे मिनिस्टर 1 है, वो कोई अपना रीज़न दिया कि हमको ये खेती पे लगाना है, सेटिस्फाइड, दे दिया. ठीक है. मिनिस्टर 2 है, वो भी कोई काम बोला कि हमको ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, तो दे दिया. ठीक है. अब कोई मिनिस्टर ऐसा बोला कि 21 दिन में पैसे डबल, मुझे 1000 करोड़ दे दो. ठीक है. तो बाय एनी हाउ
दे भी दिया, ठीक है। तो उस टाइम पे कैग ये नहीं बोल सकता कि अरे ये तो फ्रॉड है, स्कैम है, मत दो। तो क्या है कि फाइनेंशियल ईयर में दे देगा, नहीं, फाइनेंशियल ईयर में कैग कोई एडवाइस नहीं दे सकता, फाइनेंशियल एडवाइस कि तुम इसको दो कि नहीं दो। हाँ, वो जो वो उसको लोकसभा पे डिपेंड करता है कि वो दे क्या ना दे, ठीक है। जब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा तब कैग इन सब की रिपोर्ट्स निकालेंगे कि किसने किस चीज़ के लिए डिमांड किए थे और कितना फंड दिया गया, ठीक है। तब ये मिनिस्टर थर्ड को जो बोला था कि 21 डेज में पैसा डबल करके देंगे, तब उस पर वो इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल ईयर के दौरान वो कुछ नहीं बोल सकता, कैग के पास पावर नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर के बाद ऑडिट करेगा, ठीक है। तो ये एक तरह से लिमिटेशन भी है, एक तरह से रूल भी है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है। जैसे पोस्ट डेटेड चेक होता है तो उसी तरह से ये एक्स पोस्ट फैक्टो। उसके बाद ये अपनी कैग रिपोर्ट देंगे और ये सबमिट किसको करेंगे, सबमिट टू द प्रेसिडेंट। अगर यूनियन के लिए ऑडिट किए हैं तो प्रेसिडेंट को, स्टेट के लिए ऑडिट किए हैं तो गवर्नर को, ठीक है। तो ये हम लोग को किससे पता चलता है, आर्टिकल 51 से। द रिपोर्ट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन शैल बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट हु शैल कॉज देम टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। कैग प्रेसिडेंट को देंगे, वो फिर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। से उसी तरह से the reports of the Controller and Auditor General of India relating to accounts of state shall be submitted to the Governor of the state who shall cause them to be laid before the legislative of state, ठीक है। ठीक है। अब जो रिपोर्ट जाएगी वो पार्लियामेंट में जाएगी, ठीक है। पार्लियामेंट के बाद एक कमेटी में जाती है जिसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है। ये एक स्टैंडिंग कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी मतलब स्थायी, परमानेंट, ठीक है। इनमें दोनों हाउसेस के मेंबर्स होते हैं, एलएस के 15 मेंबर्स, राज्यसभा के 7 मेंबर। इनका टर्म होता है 1 ईयर, ठीक है, रिप्लेस्ड बाय अनदर, हर एक साल में चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इनका चेयरमैन कौन होता है, ऑपोजिशन का मेंबर, ठीक है। ये कोई रूल नहीं है कि ऑपोजिशन का ही मेंबर होगा, लेकिन ये प्रथा चल रही है, मतलब जब से बना है तब से ऑपोजिशन का ही मेंबर बनता है, ठीक है। सो हम लोग देखते हैं अलग अलग कमेटी कौन कौन सी है। एक है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो अभी हम लोग पढ़े, तो ये कब स्टैब्लिश हुई थी, 1921 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के थ्रू, ठीक है, जिसमें 22 मेंबर से 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के, ठीक है। According to the principle of proportional representation by means of single transferable vote, thus all parties get due representation in it, ठीक है। सब पार्टी को अलग अलग रिप्रेजेंटेशन मिलता है बारी बारी से। अ मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज अ मेंबर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, क्योंकि मिनिस्टर कौन क्या होता है, एग्जीक्यूटिव। इनका टेन्योर 1 ईयर का होता है। इनके चेयरमैन कौन होते हैं, अपॉइंटेड बाय स्पीकर फ्रॉम amongst member generally opposition, ठीक है। हम लोग देखते हैं एस्टिमेट कमेटी, ये बनी थी 1921 में। टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, सब लोकसभा के, ठीक है। सबका टर्म सेम रहता है, अपॉइंटेड बाय स्पीकर, ठीक है। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये कब बना था, 1964 में। 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, ठीक है। बाकी टर्म वगैरह सेम, अपॉइंटेड बाय स्पीकर, मेंबर ऑफ लोकसभा ओनली, ठीक है। सो अब कैग की रिपोर्ट में जैसे हम लोग मिनिस्टर थर्ड को देखे थे, ठीक है, जो 1000 करोड़ लिए थे, हाँ, तो ये तो कैग को पता है कि ये तो स्कैम हो रहा है, ठीक है। तो अगर कैग की रिपोर्ट में कोई स्कैम पता चलता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो डायरेक्टली तो कुछ कर नहीं सकता, तो वो भेजता है अपनी रिपोर्ट किसमें, पैक मतलब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है। तो उसकी रिपोर्ट से अगर वो सेटिस्फाइड हुए, अगर मान ली, अगर मान ली कि नहीं इस पे तो कोई ये मतलब कोई स्कैम नहीं है, ठीक है, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर नॉट सेटिस्फाइड कि नहीं स्कैम तो हुआ है, ठीक है, तो वो एक इन्वेस्टिंग कमेटी बनाएगी।
इन्वेस्टिंग कमेटी का नाम क्या है? जॉइंट JPC. पार्लियामेंट्री इन्वेस्टिंग कमेटी, जेपीसी। अच्छा। ठीक है। अब जेपीसी कमेटी जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी। अब ये जो जेपीसी कमेटी है ना, उसके पास ऑल पावर्स ऑफ कोर्ट, जिस तरह कोर्ट में सुनवाई होती है या फिर गवाही देने के लिए बुलाया जाता है या फिर जो भी पावर्स होते हैं कोर्ट के, सेम इस कमेटी के पास है। ठीक है। तो अपनी इन्वेस्टिगेशन से अगर वो ये सेटिस्फाइड हो गई कि नहीं नहीं स्कैम नहीं है, ठीक है, तो ठीक है। अगर नॉट सेटिस्फाइड तो ये फिर अपनी रिपोर्ट किसको भेज देती है? सीबीआई को। सीबीआई में फिर एफआईआर होता है किसके अंडर? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 पोका के अंदर। ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या है? जो हम लोग 2G स्कैम, तो समझते हैं कि 2G स्कैम क्या था। ठीक है। अब 2G स्कैम समझने से पहले हम लोग आर्टिकल 149 देख लेते हैं जो कैग का है। इसमें बेसिकली बताया गया है कि व्हाट कैग कैन ऑडिट। ठीक है। क्या क्या वो ऑडिट कर सकता है? सो ऑल अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जितने भी अकाउंट है, ऑल अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, ठीक है, ऑल गोडाउन स्टॉक्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल गोडाउन स्टॉक्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, ठीक है, all corporations and companies which are substantially financed by government of India or government of state. ठीक है। सब्सटेंशियली फाइनेंस जिसमें भी वो इंडिया का या फिर स्टेट के गवर्नमेंट का कोई भी पार्टनरशिप या कुछ भी, जैसे पीपीपी मॉडल हो गया, तो वो सब भी ऑडिट कर सकता है। ठीक है। या फिर एनी अदर जो भी प्रेसिडेंट ऑर्डर करे, सबका अकाउंट ऑडिट कर सकता है। अब हम लोग देखते हैं 2G स्कैम क्या है। सो जैसे बहुत सारी हमारी एजेंसीज हैं, जैसे इसरो, ठीक है, तो वो सैटेलाइट लॉन्च करती हैं। ठीक है। सैटेलाइट लॉन्च करके एक सर्टेन हम लोग को वेवलेंथ, एक फ्रीक्वेंसी मिलती है, ठीक है, स्पेस पे, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं डिफेंस के लिए, या फिर बहुत सारी सीक्रेट वेवलेंथ्स भी होती हैं। ठीक है। तो उसी में से एक होती है अवेलेबल फॉर मोबाइल नेटवर्क्स। मोबाइल नेटवर्क्स के लिए अवेलेबल होती हैं जो वेवलेंथ्स है। ठीक है। जैसे वो यूज़ करते हैं कौन? सर्विस प्रोवाइडर, जैसे पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर आइडिया, जियो, रिलायंस, टाटा। ठीक है। तो हम लोग को तो बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनी को क्या बोला कि हमारे पास अवेलेबल है तो आप लेना चाहेंगे, ठीक है, आप यूज़ करना चाहेंगे, उससे सर्विस देना चाहेंगे। ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी बोली हाँ हाँ करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? रिवेन्यू डिवाइड कर लेंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा आधा गवर्नमेंट का आधा कंपनी का। ठीक है। तो गवर्नमेंट भी बोली ठीक है, हाफ रिवेन्यू शेयर कर लेंगे। ठीक है। तो कंपनी ने क्या शुरू किया था? अंडर रिपोर्टिंग करना शुरू कर दिया। अंडर रिपोर्टिंग मतलब कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हाँ, प्रॉफिट हो रहा है 1000 का तो बोलेंगे 100 का ही हो रहा है। ठीक है। ताकि शेयर कम देना पड़े गवर्नमेंट को। ठीक है। तो जब गवर्नमेंट को पता चला तो उन्होंने कैग को क्या बोला? इनके अकाउंट्स ऑडिट करो कि क्या है, हिसाब किताब देखे ज़रा। ठीक है। तो कैग का रिपोर्ट क्या है कि स्कैम कर रहे हैं। कितने का? लगभग 1600 करोड़ देना बनता है इनका। ठीक है। तो कंपनी को बोला पे करो, तुम इतना अंडर रिपोर्टिंग कर करके हमारा लॉस कर रहे हो। तो कंपनी क्या बोली? दे सेड नो, वी आर नॉट पेइंग, हम नहीं देंगे। ठीक है। तो ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा क्यों नहीं देंगे, वाई। ठीक है। तो वो लोग बोले कि आप ज़रा कॉन्स्टिट्यूशन उठाओ। अच्छा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, उसमें क्या पावर्स दी गई है? व्हाट कैन कैग ऑडिट। इसमें क्या बोला गया है कि कैग क्या ऑडिट कर सकता है। ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा, क्या क्या ऑडिट कर सकता है? ऑल अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, ठीक है, गोडाउन स्टॉक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेम स्टेट, कॉर्पोरेशन एंड कंपनीज वेयर सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट, ठीक है, एनी अदर प्रेसिडेंट ऑर्डर्स। ठीक है। तो बोला कि इसमें तो कहीं लिखा ही नहीं है प्राइवेट कंपनी। ठीक है। तो हम है प्राइवेट कंपनी, तो कैग कैन नॉट ऑडिट अस। मतलब ये जो पूरा ऑडिट रिपोर्ट है वो ही गलत है, कैग कर ही नहीं सकता। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट बोला रुको जरा मेरी नज़र से देख लो कि क्या बोल रहा है ये आर्टिकल। कैग इज सपोज टू प्रोटेक्ट पीपल्स मनी। कैग का काम क्या है कि पीपल्स मनी को प्रोटेक्ट करना, उस पर नज़र रखना। और ये जो गवर्नमेंट का पैसा है, ये जो लगभग 1600 करोड़ रुपए जो देना बनता है, वो किसके हैं? पीपल्स के मनी है। तो कैग का इस पे हक है कि ये उसमें ऑडिट करे, उसकी रिपोर्ट निकाले, उसकी जांच दें। ठीक है।
कैग के अंडर क्या आता है? ऑल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, चाहे वो लैंड में हो, चाहे एयर में हो, चाहे वाटर में हो, इवन स्पेस में, ठीक है, तो वो सब ऑडिट कर सकता है। कैग कैन ऑडिट एनी अकाउंट विच इन्वॉल्व्स पीपल्स मनी, ठीक है। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया के जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी ये है, सब ऑडिट कर सकता है, ठीक है। कैग कैन एक्ट एज अ एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट इन सच केस, जब उसको पता चल रहा है कि इतना बड़ा स्कैम हो रहा है, ठीक है। इफ द गवर्नमेंट पॉलिसी इज ऑन द फेस ऑफ इट रॉन्ग, मेलिफिसेंट, इनकॉम्पिटिशन, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है कि शुड कैग क्वेश्चन पॉलिसी डिसीजन, ये तो गवर्नमेंट का फैसला था कि वो प्राइवेट कंपनी को दी, तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या कैग को हक है बोलने का, क्वेश्चन उठाने का पॉलिसी डिसीजंस पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है कि इफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, जब वो दिख रहा है सामने से कि इतना बड़ा स्कैम हो रहा है गवर्नमेंट की इन डिसीजन या फिर उसके डिसीजन की वजह से पीपल्स के मनी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो उस टाइम पे कैग बोल सकता है, ठीक है। सो 2G स्कैम एक्सपेंडेड द रोल ऑफ कैग, पहले लिमिटेड था पावर्स रोल, लेकिन 2G स्कैम के बाद it expanded the role of CAG to include almost everything under the sun, ठीक है। उससे पहले लिमिटेड पावर्स थे, 2G स्कैम के बाद जब ये एंगल आया सुप्रीम कोर्ट का, तो सन के अंदर जितना भी चीज़ है वो सब कैग के अंदर आ गई। तो कैग कैन और शुड इंटरवीन, पोटेंशियल लॉस कैन बी अनरिकवरेबल, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो पोटेंशियल लॉस है, ठीक है, ये तो 2G स्कैम पकड़ा गया इसीलिए वो रिकवर हो पाया, लेकिन यही चीज़ अगर नहीं रिकवर हो पाता तो 1600 करोड़ मायने रखते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर वो इंटरवीन ना करे तो पोटेंशियल लॉस कैन बी अनरिकवरेबल समटाइम, ठीक है। सो इसी तरह से कैग और भी तरह के ऑडिट करता है, जैसे फाइनेंशियल ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, इन्वायरमेंटल ऑडिट, कॉम्प्लायंस ऑडिट, ठीक है, PPP मॉडल्स, तो ये सारे अलग अलग तरह के ऑडिट हो गए। मेनली कैग सबमिट्स 3 ऑडिट रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट। ऑडिट रिपोर्ट ऑन appropriation account compared to the actual expenditure with the expenditure sanctioned by the parliament through the appropriation act. Second क्या है? Audit report on finance accounts which show the annual receipt and disbursement of the union government. Third क्या है? Audit report on public undertakings. ठीक है? So अब ये इतना इम्पोर्टेंट काम है कैग का, तो ऐसा ना हो कि कोई उसे फेवर करे या फिर उसे किसी बात का डर हो कि चाहे मेरी सैलरी पे अफेक्ट पड़े या फिर हम किसी का ऑडिट करें तो कोई मेरा कुछ बिगाड़ दे, ठीक है। तो ये तो कंटिन्यूअस फियर होता है, तो उनके जॉब प्रोफाइल को नो फेवर और नो फियर बनाने के लिए क्या क्या उनके फैसिलिटीज़ या एमिनिटीज़ दी जाती हैं। तो नो पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जो उनका टेन्योर है 6 years या फिर 65 years। नो पोस्ट रिटायरमेंट मतलब रिटायरमेंट के बाद कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि कोई अगर लालच दे, हो गया तो कहीं और ज्वाइन कर लिया, कोई लालच दे कि अब बाद में काम आएंगे, तो बाद में वो फेवर टाइप का हो गया, तो नो फेवर उसको बनाने के लिए नो पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। टेन्योर इनका कितना होता है, या तो 6 years या फिर 65 years ऑफ एज, विच एवर कम्स अर्लियर, ठीक है। चार्ज एक्सपेंडिचर, इनका एक्सपेंडिचर जितना भी है वो सारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होता है, ठीक है। रिमूवल ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकेपेसिटी, ठीक है। सो कैग डज नॉट ऑक्यूपाई ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट अगर चाहे अकेले कि नहीं ये नहीं रहेगा तो इसको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। इनका रिमूवल ग्राउंड क्या है? ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकेपेसिटी, ठीक है। तो इनको हटाना इतना भी आसान नहीं है। तो ये क्या इनको इनके प्रोफाइल को नो फियर और नो फेवर बनाने के लिए ये सब किया गया। 148 से हमें क्या पता चलता है? इनकी सैलरीज भी पता चलती हैं। द सैलरी ऑफ द अदर कंडीशंस ऑफ द सर्विस ऑफ कैग शैल बी सच एज मे बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ,
ठीक है, एंड अंटिल दे आर सो डिटरमाइंड शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द सेकेंड शेड्यूल। सेकेंड शेड्यूल में क्या दिया है, कैग की सैलरी दी है, प्रोवाइडेड दैट नाइदर द सैलरी ऑफ अ कैग नॉर हिज राइट्स इन अ रेस्पेक्ट ऑफ लीव ऑफ एब्सेंस, पेंशन और द एज ऑफ रिटायरमेंट शैल बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। ठीक है, सो इसको क्या बोलते हैं, नॉन वोटेबल एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिर डायरेक्टली चार्ज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हमने आज पढ़ा कैग के बारे में। क्या